हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आपको आने वाली कमिंग एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 बिहार बोर्ड, जो कि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँगी। तो आज मैं आ गई हूँ। आज के इस वीडियो में क्लास 10th MIL यानी मेन इंडियन लैंग्वेज हिंदी यानी मेन हिंदी के बच्चों का आज पार्ट 1 में मैं लेकर आई हूँ खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया होगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया था। आप वहाँ जाकर अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर अभी ही आप उसका देख लीजिए और सॉल्यूशन भी करते चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जिसमें आपको 100 प्रश्न हैं और मैं 100 प्रश्न का आंसर लेकर आई हूँ। ठीक है, आप देखते जाइए, आपको क्वेश्चन का आइडिया भी मिल जाएगा और मे बी यही क्वेश्चन आपको दोहराए भी जा सकते हैं। इससे आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको हिंट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। बाबा साहेब भीम अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था? तो बी ललई सिंह यादव ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? गंभीर दोषों से युक्त। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था? डी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। चौथा प्रश्न, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? गोविंद के साथ, सी। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? BR नारायणन ने, ए। 6 नंबर प्रश्न, दही वाली मंगम्मा से कर्ज किसने मांगा? रंगप्पा ने, डी। पटना नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? आपकी पटना कॉलेजिएट स्कूल से, बी। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? मोहिनी। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया। कवि रसखान के आराध्य हैं कृष्ण। 11वां प्रश्न, ढलते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? बाढ़ के कारण। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, ढलते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? बड़े लड़के को। 13 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार किया था? नाइट की उपाधि। ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंतकथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं? घनानंद। क्लियर हो गया। 16वां प्रश्न, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? प्रेमिका सुजान के आंगन में। 17, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं? कुसुम को। 19 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था?
आलोक पर्व के लिए। ठीक है। 20 नंबर, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन जी। सी नंबर। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? भारतेंदु युग के। आपको ये पता है। 22 नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या पढ़कर। 23 नंबर, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर, नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बहिरंग रोगी विभाग में। नहीं, उनकी बेटी की आंखों में दर्द था, इसलिए उसके इलाज के लिए वह बहिरंग रोगी विभाग में बैठी थी। 25 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? राजा भोज। ठीक है, याद रखिएगा। उस काल में मानव निर्मित भाग नगरी की स्थापना करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ऐसा राजा भोज ने कर दिखाया और यह नगरी धर्म कर्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। 28वां प्रश्न, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? पेड़ों के नीचे। कविता की पंक्ति में आप देखिएगा, तरुतल निवासिनी। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न हमारा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सांवर दैया जी ने। 30 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से रखने का निर्णय लिया था? होली के बाद। ठीक है। यहाँ पर कैलाश, नारायण और बिरजू, जो उनके 3 बेटे थे, उन्होंने यह फैसला लिया था कि एक एक महीने में सबके पास माँ रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रसंग को भी। 31 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्टरी। 32 नंबर प्रश्न, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो कौन आए थे? लेखक के साले साहब। 33 नंबर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी। ए नंबर। 34वां नंबर प्रश्न, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? राजचिन्ह। फावड़े और हल राजदंड बनने को है तैयार। आप कविता की पंक्ति में देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। और यहाँ पर 35वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? रामविलास शर्मा जी का। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? परमाणु बम। 37 नंबर प्रश्न, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा था? साइकिल। ठीक है, आगे देखिए। 38 नंबर प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? इन दिनों कविता संग्रह से। ठीक है। 39वां प्रश्न, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है? द मादामोज़ेले द एवेन्यू। किसका है? पिकासो का।
ठीक है, अब इनके परिचय में आप देख लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? मक्खी का। याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज के लिए मधुमक्खी है, लेकिन क्या होगा? मक्खी का। ठीक है। 41वां नंबर हमारा जो प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ था? कौन सा पिक्चर था वो? नौकर और कमीज। ए नंबर याद रखिएगा। आगे देखिए, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? टूटता हुआ गमले से। क्लियर हो गया। 43वां प्रश्न, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? व्यक्ति चित्र। ठीक है। अब स्टार्टिंग में जितने भी आपके हैं गद्य पद, उसके लेखक कवि का नाम और वो कौन सी विधा है गद्य की, वो जरूर याद कर लीजिएगा। 44वां नंबर प्रश्न, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योरी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? बालाजी मंदिर की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निखिल बंग रविन्द्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? किसका? वनलता सेन को। याद रखिएगा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता था? आप देखिएगा, कपास के पेड़ पर। कविता की पंक्ति में इसका जिक्र है। 47वां प्रश्न, महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। अच्छे से हम लोग जानते हैं इसको। 48वां प्रश्न, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? कौन सा है? अहिंसक प्रतिरोध। शिक्षा और संस्कृति पाठ की प्रथम पंक्ति में इसका वर्णन है। आप पहली ही पंक्ति में इसका वर्णन है। ठीक है, पाठ में आप देख लीजिएगा शिक्षा और संस्कृति वाले में। 49वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो इसका 49वां का होगा रेनर मालिया रिल्के। कौन सी कविता उन्होंने लिखी है? मेरे बिना तुम प्रभु। इनके परिचय में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? कहाँ करती थी? कवि के कपोलों पर। कविता की पंक्ति में यह वर्णन है। अब यहाँ से आपका देखिए लगता है कि व्याकरण के पोर्शन स्टार्ट हो गए। 51 नंबर प्रश्न जो हमारा है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य। लौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यौर लव हम लोग जानते हैं। लौ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? दंत। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न हमारा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। अंतिम का पंचमा अक्षर को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? ठ। अघोष वर्ण क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। हर 5वें वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा, ठीक है, होता है अघोष वर्ण। याद रखें। 55 नंबर प्रश्न, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुनासिक। 56, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है? अनुतान। इसका अर्थ है बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का होना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 58 प्रश्न, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले अनुस्वार का उच्चारण किसके समान होता है? म के समान। ठीक है, यानी पंचम अक्षर के बराबर। नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है ये। क्लियर हो गया। 59 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम लोग सभी जानते हैं देवनागरी लिपि में।
60 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद्र का। ये हमें पता है नहीं, अर्धचंद्राकार आकार में, जैसे ऑफिसर, ऑडिट। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो शयन। और ये कौन सी संधि है? अयादी संधि है। 62 नंबर, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पम जोड़ चम, बी, और ये क्या है? व्यंजन संधि। 63 नंबर, यदि तत्सम शब्दों में श हो तो उसकी तद्भव में कौन वर्ण हो जाता है? ये इम्पॉर्टेंट रूप से आप याद रखिएगा कि तत्सम में तालव्य श है तो आपका तद्भव में क्या हो जाता है? दंत श। ठीक है, डी नंबर याद रखिएगा इसको। 64वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? सी नंबर का जो चिन्ह है वह हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है। 65वां प्रश्न, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? योजक चिन्ह यानी डैश। नहीं, आप ये जानते हैं, आप इस समास में भी जानते हैं, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। नहीं, योजक के दोनों अगल बगल का शब्द अपना अपना स्वतंत्र रूप से महत्व रखता है। ठीक है, आगे 66वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा है? तो कौन सा है? पानी। नहीं, जितने भी लिक्विड चीज होते हैं और जितने भी धातु और जितने भी चीज नापे जाते हैं, अनाज या जितने भी, वो हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक। 67 नंबर प्रश्न, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो लिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारी वृंद। बाकी इसमें सारे क्या है? एक वचन में है। शाखा, वार्ता और सड़क। नारी वृंद का मतलब नारियों का समूह। 69वां नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? नहीं, तो कौन होगा? चित्रकला। ठीक है, चित्रकला, ए नंबर। बाकी सब हमारा क्या है? पुल्लिंग है। 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र। बाकी सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। 71वां, निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? नहीं, अधिकरण कारक के, तो आप हम जानते हैं में और पर, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न, 72वां प्रश्न, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। यानी यह कर्ता कारक जो ने चिन्ह के साथ आता है यह अपवाद है। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, भी आई के रूप में इसे याद रखिएगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार दोहराए गए हैं एग्जाम में। 73 नंबर प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा, इन वाक्य में कौन कारक है? आपादान कारक, क्योंकि जुदाई का बोध हो रहा है। 74वां प्रश्न, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं किंतु जब वे वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है। 75वां प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ सर्वनाम के भेद नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर सर्वनाम की कुल संख्या पूछी जा रही है जो कि हमारी क्या है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, ये सब हमारे 11 सर्वनाम है। इसे आप याद रखिएगा। 76वां प्रश्न हमारा, वह, वे, यह, ये, वह, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संकलित है? अन्य पुरुष। इसका प्रयोग किसमें होता है? अन्य पुरुष में। 77वां प्रश्न, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष। यह हमें पता है
नहीं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। 78वां प्रश्न हमारा, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? इसमें प्रविशेषण हमारा क्या है? बड़े। प्रविशेषण क्या होता है बेटा? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। क्षत्रिय साहसी होते हैं, तो साहसी क्या है? विशेषण शब्द है जो क्षत्रिय की विशेषता बतला रहा है। लेकिन यही बड़े क्या कह रहा है? साहसी का विशेषता बतला रहा है। तो ये मेरे बड़े क्या हुआ? मेरा प्रविशेषण हुआ। क्लियर हो गया? 79 प्रश्न, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? धातु, यानी इसका मूल रूप। क्रियापद का मूल रूप होता है, क्या होता है? धातु, जो सब क्रिया में होता है। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? यानी जो काल को बताए। अब से नहीं, यहाँ ध्यान देखिए, अब से हमारे काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। काल मतलब समय। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में बलदायक निपात कौन सा है? बलदायक निपात तो, ही, तक, पर। बलदायक निपात क्या होते हैं? बलदायक निपात वे शब्द हैं जो किसी धातु पर अतिरिक्त जोर या बल देते हैं। और उदाहरण इसका क्या है? ही, तो, तक, भी, केवल, मात्र, भर आदि। तो यह हमारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। तो, ही, तक और पर। 82 नंबर प्रश्न, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से लिए जाते हैं और हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग होते हैं उसी रूप में। नहीं तो आप यहाँ देखिए, आग क्या है? हमारा तद्भव है, अग्नि का तद्भव रूप। डोंगा क्या है? देसी है। और कीमत क्या है? हमारा विदेशी शब्द है। यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होगा? चंचू, यानी चोंच। चंचू मतलब क्या होता है? चोंच। जो तद्भव रूप है, संस्कृत में चोंच को चंचू के रूप में प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर प्रश्न, सुभाषित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। सु का मतलब क्या होता है? सुंदर। 85 नंबर प्रश्न, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? आप उच्चारण करिए, खिंचाव, आओ। सी नंबर। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? चित्कार। बाकी सब देखिए, पूर्व संचित गलत है, विचरण भी गलत है, मूर्धन्य न होगा, उद्भाषित भी आपका गलत है। नहीं, इसमें तालव्य शो होगा, सॉरी मूर्धन्य शो होगा। तो यहाँ पर चित्कार हमारा शुद्ध शब्द है। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पर निविड़ अशुद्ध शब्द है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। बाकी जो तीनों शब्द जो है, चरितार्थ, जीर्णोद्धार, जिजीविषा, ये शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, ये हमको अशुद्ध चुनना था। 88 नंबर प्रश्न, सऊर का अर्थ क्या होता है? शलिका। हम जानते भी है। अरे तुम्हें सयूर नहीं आता, यानी शलिका नहीं आता। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? आप देखिए, संयुक्त वाक्य इसमें क्या होगा? जिसमें दो क्या कहते उद्देश्य हो, दो विधेय हो। तो आप यहाँ पर देखिए, और वह संयोजक शब्द से जुड़ा हो। यहाँ पर सी नंबर ये सही है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी और से भी जुड़ा है और उसमें दो उद्देश्य और दो विधेय हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। बाकी जो हैं वो हमारे अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सरल वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह मेरा संयुक्त वाक्य है, की से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। 90 नंबर प्रश्न, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बहु। बी नंबर। अल्प मतलब होता है कम, बहु मतलब होता है ज़्यादा। 91, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है वह कृतघ्न। तो ए नंबर हमारा सही है। 92 नंबर प्रश्न,
जो बहुत बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल। 93 नंबर प्रश्न, इंद्र शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? वज्री, यानी वज्र को धारण करने वाला। श्री मतलब विष्णु, नहीं, स्मर मतलब कामदेव, और बेसर क्या होता है? एक आभूषण होता है। ठीक है। 94 नंबर प्रश्न, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या है? मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उडुप, नहीं, जाया मतलब बेकार, और कासार रूप होता है छोटा तालाब या पोखरा, और पटु मतलब क्या होता है? धूर्त आदमी, और उडुप मतलब उडुप का प्रयोग चंद्रमा के लिए भी होता है, अर्धाकार चंद्रमा, जो किस रूप में होते हैं? नौका के रूप में। तो बहुत सुंदर शब्द, ये जानकारी आपको मिली, ये आप याद रखिएगा, उडुप। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें देखिए ए और सी, आप ध्यान से देखिए, ए और सी दोनों शुद्ध वाक्य है। दिनकर ने उर्वशी लिखा है, दिनकर करता है ने का प्रयोग, और उर्वशी लिखा है। ठीक है। एक वचन में प्रयोग हुआ है, और दूसरा जो है तुम, मैं और वह चलेगा, यह अशुद्ध है। मैं, तुम और वह चलेगा, यह शुद्ध होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीता ने झूठ कहा था, यहाँ पर सीता ने का प्रयोग हुआ है और झूठ कहा था, ये क्या है? एक वचन में है, तो ये वाक्य भी शुद्ध है। तो दोनों वहाँ यहाँ पर वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा ये अपवाद रूप में हो गया, यहाँ पर दो वाक्य सही है। ठीक है। लड़की ने दही गिरा दी, यहाँ पर गिरा दी, दही क्या होता है हमारा? कौन सा रूप होता है? पुल्लिंग रूप होता है। तो ये गलत वाक्य है, दो वाक्य यहाँ पर सही हैं। क्लियर हो गया। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर मेरे लिए पढ़ता है, बाकी सब वाक्य क्या है? शुद्ध हैं। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न है, दिल कड़ा करना, इसका क्या होगा आंसर? साहस करना। ठीक है। दिल कड़ा करना मतलब क्या होगा? साहस करना। डी नंबर। ठीक है। मुहावरे का अर्थ है। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना है? 98 में हार मानना यानी घुटने टेकना। ठीक है। चेहरा उतरना मतलब उदास, कान पकड़ना मतलब माफी, दम बांधना मतलब साहस करना, और घुटने टेकना मतलब हार मानना। 99 नंबर प्रश्न, आप भला तो जग भला, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ये हम लोग सभी जानते हैं, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, यानी आप भले हैं तो जग भी क्या होगा? भला दिखाई पड़ेगा। लास्ट अंतिम प्रश्न, देसी मुर्गी बिलायती बोल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? क्या होगा यहाँ पर? अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। नहीं, देसी हैं लेकिन बिलायती चाल चल रहे हैं, अपनी असलियत खो रहे हैं। तो यहाँ आपके 100 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जिसका हल हमने देखा। पार्ट 2 में जो आपका खंड वो है, विषयनिष्ठ प्रश्न मैं लेकर आऊँगी। आज तक के लिए इतना ही, और आपने ये देख लिया कि पूरे किताब से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो मेरा सजेशन है कि पूरे पाठ को, चाहे वह गद्य हो चाहे कविता हो, उसको आपको ज़रूर पढ़ जाना है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा बेटा, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बाय।